नमस्कार दोस्तों, काश ज्योग्राफी सीरीज के अंतर्गत मैं चंद्रहास एक बार आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, काश ज्योग्राफी सीरीज के अंदर हमने ज्योग्राफी का पूरा लेक्चर चलाया हुआ है। पूरे लेक्चर आपको ज्योग्राफी सीरीज के अंदर मिलेंगे। एक दिन छोड़ एक दिन मिलेंगे या प्रतिदिन के हिसाब से मिलेंगे, वो डिपेंड करता है आपके अनुसार, आप कितना पढ़ रहे हैं और हमारे अनुसार। लेकिन ज्योग्राफी की क्लास लगे हुए काफी दिन हो गए। कुछ स्टूडेंटों के फोन वगैरह भी आए थे कि सर ज्योग्राफी सीरीज को आगे बढ़ाएं। कुछ के मैसेज वगैरह भी आए थे, सर ज्योग्राफी सीरीज को आगे बढ़ाएं। उन्हीं की डिमांड को ध्यान में रखते हुए लोगों के कमेंट वगैरह भी आते रहते, तो हमारी जो दूसरी अन्य वीडियो है उनके ऊपर लोगों के कमेंट भी आते रहते कि सर ज्योग्राफी को आगे बढ़ाएं। तो उनकी बातों को विशेष ध्यान रखते हुए, उनकी बातों का विशेष ध्यान रखते हुए हमने ज्योग्राफी सीरीज आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। ज्योग्राफी सीरीज के अंतर्गत आज हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला का डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। आज की वीडियो के 3 मोटिव पॉइंट है, एक पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, एक पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला और एक पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल कहां पर है, तो उसका भी डिस्कशन करेंगे। काफी मात्रा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लगभग यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। और आप भी अपने बुक के अंदर हेडिंग डाल लीजिए कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला और पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला। लेकिन पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला और पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला में सबसे पहले जिसका हम डिस्कशन करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे किसका? पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। सबसे पहले जो डिस्कशन होगा वो होगा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का यदि डिस्कशन करें तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की जो शुरुआत होती है वो होती है ताप्ती नदी से। गुजरात में एक नदी बहती है, गुजरात के अंदर से एक नदी अरब सागर में गिरती है, उस नदी का नाम है ताप्ती नदी। दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। देखिए, अरब सागर का डिस्कशन कर रहे हैं हम, दक्षिण भारत की दूसरी लंबी नदी नहीं पूछ रहे। दक्षिण भारत की दूसरी लंबी नदी जो अरब सागर में गिरती है, उस नदी का नाम है तापी। और इस तापी नदी गुजरात से एक पर्वत श्रृंखला की शुरुआत होती है और पश्चिमी तट के सारे कन्याकुमारी या तमिलनाडु के अंतरीप तक एक पर्वत श्रृंखला फैली है। और उसी पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जानते हैं? पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के नाम से। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जो गुजरात में तापी नदी से जिसकी शुरुआत होती है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की, और ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला कहां तक फैली है तो आप याद रखिएगा, ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला फैली है अंतरीप कन्याकुमारी तक फैली है। अंतरीप या कहां तक फैली है तो आप याद रखिएगा, कन्याकुमारी तक ये पर्वत श्रृंखला फैली। अंतरीप या कन्याकुमारी तक ये पर्वत श्रृंखला फैली। नीचे का नहीं दिख रहा है लेकिन हम बोल रहे हैं तो लिख लीजिए, कन्याकुमारी तक ये पर्वत श्रृंखला फैली है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला पश्चिमी तट का एक भ्रंश कगार है। देखिएगा एक बार, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब ये पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का निर्माण कैसे हुआ था, तो उसी के निर्माण का हम डिस्कशन कर रहे हैं। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला पश्चिमी तट का एक भ्रंश कगार है। याद रखिएगा, पश्चिमी तट का क्या है? एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी तट का एक भ्रंश कगार है। दूसरा, ये भ्रंश कगार या भ्रंश कैसे पड़ा था यहां पर? तो अरब सागर के नीचे की तरफ धंसने के कारण। ये अरेबियन सी है, सभी को मालूम है, अरब सागर है। इस अरब सागर के नीचे की तरफ धंसने के कारण यहां पर एक भ्रंश बना। और भ्रंश से किसकी उत्पत्ति हुई या कौन सा पर्वत श्रृंखला बना था? तो याद रखिएगा, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जो गुजरात में तापी नदी से कन्याकुमारी अंतरिप तक फैला है, तमिलनाडु तक। ये जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला की लंबाई का जिक्र करें तो इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। इसकी लंबाई है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जिसकी लंबाई है वो कितना किलोमीटर? 1600 किलोमीटर है। यह पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जिसका औसत ऊंचाई कितना है, एवरेज हाइट कितना है, तो आप याद रखिएगा, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का जो एवरेज हाइट है, औसत ऊंचाई है, वो कितना है? 1000 से 1300 मीटर इसका औसत ऊंचाई है। 1000 से 1300 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। लेकिन पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का संस्कृत नाम क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का संस्कृत में क्या नाम है तो आप याद रखिएगा, सह्याद्री। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का संस्कृत नाम है सह्याद्री। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा,
क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन ये पूछेगा कि संस्कृत नाम आज तक कभी भी एसएससी ने नहीं पूछा है। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है। तो आप बताएंगे कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। किसको? याद रखिएगा, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में ये जो सह्याद्री है, ये सह्याद्री दो भागों के अंदर बटी है। जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है, ये दो भागों के अंदर बटी हुई है। दो भागों के अंदर इस प्रकार से देखिएगा, यहां से ये पर्वत श्रृंखला दो भागों के अंदर बटी हुई है। और दो भागों के अंदर कौन से स्टेट में बटी हुई है? तो आप याद रखिएगा, गोवा के अंदर। कौन से राज्य में बटी हुई है? गोवा के अंदर। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है, समझ में आएगा, आसान है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला दो भागों के अंदर बटी हुई है। कौन से स्टेट में बटी हुई है? गोवा में। और गोवा में कौन सा चैनल इस पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को अलग करता है? तो यहां से एक 16 डिग्री लैटिट्यूड गुजरता है। 16 डिग्री लैटिट्यूड गुजरता है, 16 डिग्री अक्षांश गुजरता है। और वो 16 डिग्री चैनल है जो पश्चिमी घाट को दो भागों के अंदर बांटता है। पश्चिमी घाट या सह्याद्री को कितने भागों में बांटता है? दो भागों में। अब जैसे ही सह्याद्री दो भागों में बटा तो एक हो गया उत्तरी सह्याद्री, एक हो गया उत्तरी सह्याद्री, और एक कौन सा हो गया? तो आप याद रखिएगा, दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री को दक्षिणी सह्याद्री से कौन सा चैनल अलग करता है? 16 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल अलग करता है? 16 डिग्री चैनल। अब आप ये पूछे कि 16 डिग्री चैनल है वो गोवा में अलग करता है, दूसरे राज्यों का नाम क्यों नहीं आता? क्योंकि भाई साहब पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला आगे नहीं फैली है, आगे नहीं है, बस वो गोवा के अंदर तक है, जहां तक ये 16 डिग्री चैनल उसको काटता है। देखिए हम ये कह रहे हैं, एक बार समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि सह्याद्री या पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को दो भागों में बांटने वाला चैनल कौन सा? 16 डिग्री चैनल। फिर वो आपसे पूछेगा कि कौन से राज्य में काटता है? गोवा में। लेकिन अब आपके जहन में, अब आपके माइंड में यहां पर एक क्वेश्चन उठा होगा कि गोवा का ही नाम क्यों आया? चैनल तो आगे भी गुजरता है। लेकिन भाई साहब ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला आगे नहीं है, इस कारण हम अन्य राज्यों का नाम नहीं बता रहे हैं। ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला आगे नहीं है, ये तो बस सीमित है इसकी गोवा वगैरह, गोवा और कर्नाटक की जो सीमा वगैरह वहां तक सीमित है, गोवा के अंदर तक सीमित है, ज्यादा फैलाव नहीं है इसका। कभी आप ये सोचे कि और राज्यों का भी नाम आएगा, इसमें और राज्यों का नाम बिल्कुल नहीं होगा। तो याद रखिएगा, पश्चिमी घाट पर सबसे पहला पॉइंट नोट कर लीजिए आप ये कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को दो भागों में गोवा में 16 डिग्री चैनल अलग करता है। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला बट जाती है। अब क्वेश्चन आती है कि उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? उत्तरी सह्याद्री जो है, इस उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। और उस सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा, कालसुबाई। उस सर्वोच्च शिखर का नाम है कालसुबाई। और इस कालसुबाई की ऊंचाई कितनी है? तो आप याद रखिएगा 1646 मीटर। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसुबाई जो महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, और ये उत्तरी सह्याद्री जिसका सर्वोच्च शिखर कालसुबाई है, इसकी ऊंचाई कितना है? तो आप याद रखिएगा 1646 मीटर इसका ऊंचाई है। दूसरा, उत्तरी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो आप याद रखिएगा महाबलेश्वर। महाबलेश्वर ये उत्तरी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर है भाई, बहुत बढ़िया। उत्तरी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महाबलेश्वर। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया है, महाबलेश्वर। उसके बाद में नाम आता है उत्तरी सह्याद्री का तीसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो आप याद रखिएगा, तीसरा सर्वोच्च शिखर जो है उसमें नाम आता है हरिश्चंद्र पहाड़िया। हरिश्चंद्र पहाड़िया। लेकिन ये हरिश्चंद्र पहाड़िया, महाबलेश्वर और कालसुबाई कौन से स्टेट के अंदर है? तो आप याद रखिएगा महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन हरिश्चंद्र जो पहाड़ियां हैं वो कौन सी दो नदियों के मध्य स्थित है? तो आप याद रखिएगा, गोदावरी व भीमा नदियों के मध्य स्थित है। गोदावरी व कौन सी नदियों के मध्य स्थित है? भीमा नदियों के मध्य। तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ भी ले एग्जाम में कि हरिश्चंद्र पहाड़ियां कौन से स्टेट के अंदर है, तो आप बता देना। हरिश्चंद्र जो पहाड़ियां पड़ती है वो पड़ती है महाराष्ट्र के अंदर, गोदावरी व भीमा नदियों के मध्य स्थित है। महाबलेश्वर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है महाबलेश्वर भी, जहां से कृष्णा नदी का उद्गम वगैरह होता है। और याद रखिएगा कालसुबाई, याद रखिएगा कालसुबाई जो महाराष्ट्र के अंदर पड़ती है, उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है।
ये पॉइंट बिल्कुल फैक्ट है, अच्छे तरीके से सोच समझकर हम आपको करवा रहे हैं, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। उसके बाद में नाम आता है दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर। उत्तरी सह्याद्री हो गया, उत्तरी सह्याद्री का पॉइंट हो गया, अब नाम आता है दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कर्नाटक में पड़ता है और जिसका नाम है कुद्रेमुख। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर जो है वो कहां पर पड़ता है, तो आप याद रखिएगा कर्नाटक में। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर जो पड़ता है कर्नाटक में, और इस कर्नाटक के अंदर जो कुद्रेमुख पड़ता है उसकी ऊंचाई कितनी है, 1892 मीटर। आपने देखा था कालसूबाई की ऊंचाई कितना है, कालसूबाई का ऊंचाई कितना है, 1646 मीटर। कुद्रेमुख की ऊंचाई देख रहे हैं आप 1892 मीटर है। तो इनमें से सर्वोच्च शिखर कौन सा हुआ? यदि ये आपसे ये पूछे कि सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो याद रखिएगा कुद्रेमुख। और ये पूछे कि दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो याद रखिएगा कुद्रेमुख। अब इसका नाम कुद्रेमुख कैसे पड़ा, या ये कुद्रेमुख जो पहाड़ है कर्नाटक के अंदर, इसका आकार कैसा है, तो याद रखिएगा घोड़े का जो मुख होता है, घोड़े का जो मुख होता है, याद रखिए घोड़े का जो मुख है वैसा आकार है कौन सी पहाड़ी का, तो याद रखिएगा कुद्रेमुख का। स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं इस पहाड़ को अस्सऊ की नाल के नाम से भी जानते हैं, मतलब घोड़े के मुख के समान भी कहा जाता है इस पहाड़ को। अस्सऊ की नाल, अस्सऊ की नाल के नाम से भी जानते हैं। ये दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख जो कर्नाटक के अंदर पड़ता है। उसके बाद में दक्षिणी सह्याद्री का जो सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख है, इसका दूसरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा इसका दूसरा नाम है, उसमें नाम आता है दूसरा नाम समसे पर्वत। समसे पर्वत ये इसका दूसरा नाम है, याद रखिएगा कुद्रेमुख का दूसरा नाम क्या है, समसे पर्वत कुद्रेमुख का दूसरा नाम है। उसके बाद में नाम आता है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। एक कुद्रेमुख की ऊंचाई आपने नोट कर ली होगी 1892 मीटर। याद रखिए पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला दो भागों में बटी है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री का आपने सर्वोच्च शिखर देखा, उत्तरी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर देखा। उसके बाद में दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर देखा कुद्रेमुख। उसके बाद में देखेंगे दक्षिणी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर। दक्षिणी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर भी कर्नाटक के अंदर पड़ता है, और कर्नाटक के अंदर कौन सा पड़ता है, तो आप याद रखिएगा पुष्पगिरी की पहाड़ियां। पुष्पगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक के अंदर है, जिसकी ऊंचाई कितना है, तो आप याद रखिएगा 1714 मीटर जिसकी ऊंचाई है, 1714 मीटर जिसकी ऊंचाई है। लेकिन इस पुष्पगिरी पहाड़ी को किस नाम से भी जानते हैं, तो आप याद रखिएगा कुमार पर्वत के नाम से। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल बुकों के अंदर आपको ये नहीं मिलेगा लिखा हुआ। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जिसका दूसरा सर्वोच्च शिखर, या दक्षिणी सह्याद्री जिसका दूसरा सर्वोच्च शिखर है, वो कौन सा, पुष्पगिरी। और पुष्पगिरी जिसकी ऊंचाई कितना है, 1714 मीटर। पुष्पगिरी को अन्य किस नाम से जानते हैं, कुमार पर्वत के नाम से भी जानते हैं। और ये कहां पर पड़ता है, तो आप याद रखिएगा ये पड़ता है कर्नाटक के अंदर पड़ता है। लेकिन इसी कर्नाटक के अंदर एक हिल स्टेशन पड़ता है, एक पहाड़ी पड़ती है जो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखती है पश्चिमी घाट के अंदर, कर्नाटक के अंदर। अभी आपने नोट कर लिया, इसको रफ कर देते हैं। नोट नहीं किया है तो जल्दी से तुरंत एक बार देख लीजिएगा और बैक करके इसको नोट कर लीजिएगा। पश्चिमी घाट पर्वत जो श्रृंखला है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के अंदर कर्नाटक के अंदर, यहां पर कर्नाटक के अंदर एक हिल स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है बाबा बुदन हिल स्टेशन। बाबा बुदन हिल स्टेशन, बाबा बुदन हिल स्टेशन कहां पर पड़ता है, कर्नाटक में। और कौन से घाट में, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के अंदर पड़ता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत में पहली बार कॉफी का जो रोपण हुआ था, कॉफी की जो फसल का उपज पैदा हुआ था, वो सबसे पहले कौन सी पहाड़ी के ऊपर हुआ था, बाबा बुदन की पहाड़ी ऊपर। और यदि आपने इससे बेहतरीन देखना है कि कॉफी वगैरह के संबंध में आपने सारा डाटा पढ़ना है, तो आप फसल क्रॉप्स में जाकर देख सकते हैं, क्रॉप्स की जो वीडियो है वहां पर जाकर देखें। बाबा बुदन हिल स्टेशन जो कर्नाटक के अंदर पड़ता है, बाबा बुदन की पहाड़ियों के नाम से भी फेमस है। बाबा बुदन की पहाड़ियां कौन से स्टेट में है, तो आप याद रखें कहां पर, कर्नाटक में। और कौन से घाट में, वेस्टर्न घाट में। कौन से घाट में पड़ती है, वेस्टर्न घाट के अंदर पड़ती है। उसके बाद में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, भारत में सबसे पहली बार कॉफी का रोपण कहां पर हुआ था, तो आप याद रखिएगा बाबा बुदन की पहाड़ियों के ऊपर हुआ था। ये क्वेश्चन थे पश्चिमी घाट से। अभी दिल थाम के बैठे रहिए, क्वेश्चन और भी है और इससे बेहतरीन है, बस आप लगातार दिल थाम के बैठे रहिए। देखिएगा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है,
ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जो दो भागों के अंदर बटी है, उत्तरी सादरी और दक्षिणी सादरी। इस पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग के अंदर लावा के निक्षेप मिलते हैं, लावा के निक्षेप मिलते हैं। कहने का मतलब लावा युक्त चट्टानें मिलती है, लावा युक्त चट्टानें मिलती है। धीरे धीरे आप संपूर्ण ज्योग्राफी देखेंगे ना तो एकदम बेहतरीन तरीके का समझ में आएगा कि लावा के निक्षेप यहां पर क्यों मिले हैं। और उसके बाद में दक्षिणी सादरी जो है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का दक्षिणी भाग है, इसमें कौन से क्रम की चट्टानें मिलती हैं? तो आप याद रखिएगा आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलती है। दक्षिणी जो भाग है उसमें आर्कियन क्रम की चट्टानें और उत्तरी जो भाग है उसमें लावा के निक्षेप मिलते हैं। तो भाई ये तो थे क्वेश्चन पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से कुछ क्वेश्चन, लेकिन अब सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से। देखिए पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जिसकी औसत ऊंचाई हम आपसे बता चुके हैं, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की, एक बार ये थोड़ा सा बस रफ कर देते हैं। अब हम पता है क्या डिस्कस करेंगे, अब हम जो इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है ना वो डिस्कस करेंगे। और वो क्वेश्चन किससे संबंधित है? तो वो क्वेश्चन नदियों से संबंधित है, नदी से संबंधित है। देखिए नदी अपवात अंतर वो हम बाद में करवाएंगे, लेकिन यहां पर एक पॉइंट ऐसा बन जाता है वो आपसे करवाना ही पड़ेगा। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की वह नदियां, नोट कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली वह नदियां जो बंगाल की खाड़ी में ना गिरकर अरब सागर के अंदर गिरती है। किस में गिरती है? तो आप याद रखिएगा अरब सागर के अंदर। पश्चिमी घाट से वह कौन कौन सी नदी है, कौन कौन से राज्य हैं जहां से नदियां कहां पर गिरती है? अरब सागर में। तो सबसे पहले हम लेंगे किसका? गुजरात का नाम लेंगे। गुजरात में कौन सी नदी है? तो आप याद रखिएगा भादर नदी। भादर नदी, भादर नदी जो है गुजरात के अंदर वो कहां पर गिरती है? तो याद रखिएगा भादर नदी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलकर अरब सागर में गिरती है। दूसरी कौन सी है? तो आप याद रखिएगा सतरंजी। भादर और सतरंजी नदियां गुजरात में पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलकर और कहां पर गिरती है? अरेबियन सी के अंदर अरब सागर में गिरती है। उसके बाद में नाम आता है सेकंड स्टेट गोवा। गोवा के अंदर एक नदी है जिसका नाम है जुआरी नदी। जुआरी नदी, जुआरी नदी और एक नदी जिसका नाम है मांडवी नदी। ये गोवा की जीवन रेखा, भाई गोवा की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं कौन सी नदी को? मांडवी नदी को। किस नाम से? गोवा की जीवन रेखा। ये आप चीजें याद रखिएगा, गोवा की जीवन रेखा मांडवी नदी और एक जुआरी नदी। दो नदियां ऐसी हैं जो गोवा के अंदर पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है और कहां पर गिरती है? तो आप याद रखिएगा अरब सागर के अंदर गिरती है। उसके बाद में नाम आता है किसका? कर्नाटक का। तो कर्नाटक के अंदर एक नदी है जिसका नाम है शरावती नदी। शरावती नदी जो कर्नाटक के अंदर है वो कहां पर गिरती है? तो आप याद रखिएगा पश्चिमी घाट से निकलकर कहां पर गिरती है? अरब सागर के अंदर गिरती है। और उसके बाद में नाम आता है केरल का, तो जिसमें नाम आता है पेरियार नदी, जिसमें नाम आता है पांबा नदी और जिसमें नाम आता है भरतपुंजा नदी। याद रखिएगा, ये समझ में नहीं आ रहा है तो लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जिसमें नाम आता है पेरियार नदी और एक पांबा, ये मैं पांबा नदी और एक भरतपुंजा नदी। ये केरल की 3 नदियां हैं जो याद रखिएगा कहां से निकलकर कहां पर गिरती है? तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलकर और कहां पर गिरती है? अरेबियन सी के अंदर गिरती है। केरल की सबसे लंबी नदी जिसका नाम है भरतपुंजा, ये केरल की सबसे लंबी नदी है। तीनों पॉइंट जल्दी से नोट कीजिएगा, तीनों पॉइंट जल्दी से नोट करें, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, इनमें से कौन सी नदी है जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलकर अरब सागर में गिरती है। तो बहुत बढ़िया है। अब आगे देखें, अगला जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट है किससे संबंधित? दर्रों से संबंधित। हमारे पास में दर्रे बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है, दर्रों से संबंधित, जो लगातार एसएससी पूछता है। और आपने यदि जो दर्रों से संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो पीछे हमने हिमालय के प्रमुख दर्रे बताए थे, एक भी दर्रा हमने नहीं छोड़ा था, वो दर्रे जाकर अवश्य देख लीजिएगा। आज हम देखेंगे पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे। दर्रे जिसे पास के नाम से भी जानते हैं, या दर्रा हकीकत में होता क्या है, एक बार नोट कर लीजिए। पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों के बीच, पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों के बीच आवागमन का प्राकृतिक रास्ता, पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों के बीच आवागमन का प्राकृतिक रास्ता क्या कहलाता है? दर्रा।
फिर से देख लीजिएगा, पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों के बीच आवागमन का प्राकृतिक रास्ता किस नाम से जाना जाता है? दर्रे के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ऐसे ही पश्चिमी घाट के अंदर 3 प्रमुख दर्रे पड़ते हैं, जिसमें नाम आता है भोर घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा जो कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर। पश्चिमी घाट के अंदर यहां पर एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम क्या है? भोर घाट। ये किस किस को जोड़ता है? तो आप याद रखिएगा, मुंबई को किससे जोड़ता है? पुणे से जोड़ता है। पुणे जो कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर। मुंबई को पुणे से जोड़ता है। उसके बाद में इसी के नीचे एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है थाल घाट दर्रा। इसी के नीचे एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम क्या है? थाल घाट। ये भी कहां पर है? महाराष्ट्र में। और ये मुंबई को किससे जोड़ता है? तो आप याद रखिएगा, नासिक से जोड़ता है। मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा? थाल घाट दर्रा, जो महाराष्ट्र के अंदर है। और उसके बाद में नाम आता है पाल घाट। किसका नाम आता है? पाल घाट का नाम आता है। और ये जो पाल घाट दर्रा है ये कहां पर पड़ता है? केरल के अंदर। पाल घाट दर्रा कहां पर है? केरल के अंदर। और ये किसको इसको जोड़ता है? याद रखिएगा, कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ता है। कोचीन को किससे जोड़ता है? कोयम्बटूर से जोड़ता है। तो ये सभी पॉइंट बहुत, यदि एग्जाम की दृष्टि से देखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो काफी मात्रा में इंपोर्टेंट हो जाते हैं। काफी मात्रा में इंपोर्टेंट पॉइंट है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से संबंधित एग्जाम की दृष्टि से कोई भी पॉइंट नहीं छूटा है। और यदि कोई भी पॉइंट छटा होगा तो हम जब एक पीसीएस लेवल की वीडियो लेकर आएंगे, अभी जल्दी आपको वीडियो बीच में मिलेगी पीसीएस लेवल की, तो उस वीडियो के अंदर उसका डिस्कशन करेंगे। याद रखिएगा, आईएएस और पीसीएस लेवल की वीडियो लेकर आएंगे, उसके अंदर कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। हालांकि पॉइंट अभी भी नहीं बचे हैं कोई भी, लेकिन 1-2 पॉइंट यदि बच भी गए किसी कारणवश तो उसका डिस्कशन हम अवश्य करेंगे। तो ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला था। अब हम बात करेंगे किसकी? पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की। ये हो गया पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। अब देखें पूर्वी घाट माउंटेन रेंज, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला। पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला, ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज। पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला, जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए। पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला का मजा आएगा पढ़ने में? नहीं मजा आ रहा होगा? समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो समझ में आएगा। बहुत आसान है और इंपोर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से। पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला का डिस्कशन करें तो पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला जो उड़ीसा में जिसकी शुरुआत होती है महानदी से, उड़ीसा में जिसकी शुरुआत कहां से होती है? तो आप याद रखिएगा, महानदी से जिसकी शुरुआत होती है, महानदी से, और कहां तक फैली है? तो आप याद रखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ियों तक फैली है। पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला जिसकी शुरुआत होती है उड़ीसा में महानदी से और कहां तक फैली है? नीलगिरी की पहाड़ियों तक फैली है। नीलगिरी की पहाड़ी जो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में है, इसका भी डिस्कशन जस्ट कुछ मिनट, चंद लम्हों के बाद में ही करेंगे। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जिसकी लंबाई कितनी है? 1800 किलोमीटर। देखिए, इसकी लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है, इसकी लंबाई है 1800 किलोमीटर। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की लंबाई है। लेकिन पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला जिसकी लंबाई 1800 किलोमीटर है, इस पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई कितना है? तो आप याद रखिएगा, औसत ऊंचाई है 600 मीटर। औसत ऊंचाई कितना है? 600 मीटर। चौंकने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई कितना है? 600 मीटर है। लेकिन महानदी और गोदावरी नदी के मध्य इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 1100 मीटर है। यहां पर महानदी और यहां से एक नदी बहती है जिसका नाम है बड़ी नदी, जिसका नाम है गोदावरी, जो साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, उनके मध्य यदि इसकी औसत ऊंचाई देखें तो 1100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। लेकिन पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला, ये तो आपको पता चल गया कि महानदी उड़ीसा से लेकर और कहां तक फैली है? नीलगिरी तमिलनाडु तक। लेकिन पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला का निर्माण कैसे हुआ था? पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला बनी कैसे थी? इसका निर्माण कैसे हुआ था? ये पॉइंट बनता है हमारे सामने। तो याद रखिएगा, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला है ये एक प्राचीन वलित पर्वत का अवशिष्ट रूप है। याद रखिएगा, प्राचीन वलित पर्वत का अवशिष्ट रूप है। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला प्राचीन वलित पर्वत का अवशिष्ट रूप है। कहने का मतलब, एक हमारे पास में पहले एक नवीन पर्वत था, वलित पर्वत था। जिस प्रकार से आज हिमालय है
और हिमालय की यदि हाइट आज वर्तमान में रुक जाती है और कुछ समय के बाद में नदियों के कारण या अत्यधिक ताप के कारण हिमालय की हाइट घट जाती है, तो वो भी इसी प्रकार का एग्जाम्पल बनेगा, अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल बन जाएगा। जैसे पूर्वी घाट है ना, इसी प्रकार का हिमालय एग्जाम्पल बन जाएगा यदि ऐसा होता है तो भविष्य में। पहले ये पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला ये भी एक वलित पर्वत का एग्जाम्पल था। लगातार पश्चिमी घाट से जो नदियां बहती थी उनके द्वारा इसका कटाव सटा हुआ, पानी का सारा भाव इस क्षेत्र के अंदर होने के कारण नदियों के द्वारा इस क्षेत्र का कटा हुआ, अत्यधिक ताप पड़ने के कारण पहाड़ों का कटा हुआ, जिसके कारण पहाड़ों की ऊंचाई घटी, और जैसी ऊंचाई घटी वो कौन से पर्वत का एग्जाम्पल बन गए, अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल बन गए। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला है जो प्राचीन वलित पर्वत का अवशिष्ट रूप है, जो गोदावरी महानदी से लेकर उड़ीसा में महानदी से लेकर और नीलगिरी तमिलनाडु तक फैला है, जिसकी लंबाई 1800 किलोमीटर है, जिसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। लेकिन महानदी और गोदावरी नदी के मध्य जो औसत ऊंचाई है वो आपने याद रखना है, कितना है, 1100 मीटर उसकी औसत ऊंचाई है। अब हम पढ़ेंगे कि पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित पहाड़ियां, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला है, इसके अंदर हम पहाड़ी देखेंगे कि कौन कौन सी पहाड़ी इसके अंदर स्थित है। तो सबसे पहले नाम आता है इसके अंदर पहाड़ी स्थित है महेंद्रगिरी, और महेंद्रगिरी कहां पर पड़ता है तो आप याद रखिएगा उड़ीसा के अंदर। उसके बाद में नाम आता है किसका, तो आप याद रखिएगा विशाखापत्तनम पहाड़ी। किसका नाम आता है, विशाखापत्तनम पहाड़ी, विशाखापत्तनम। उसके बाद में नाम आता है किसका, तो आप याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के अंदर। विशाखापत्तनम पहाड़ी जो है वो कहां पर पड़ती है, तो आप याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के अंदर। उसके बाद में नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला और पालकोंडा, नल्ला मल्ला और पालकोंडा पहाड़ी, विशाखापत्तनम, नल्ला मल्ला, पालकोंडा पहाड़ी कहां पर पड़ती है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद में नाम आता है किसका, तो आप याद रखिएगा तमिलनाडु का। और तमिलनाडु के अंदर कौन कौन सी पहाड़ी है, तो आप याद रखिएगा सबसे पहले जो नाम आता है उसमें नाम आता है पालनी पहाड़ी, पालनी पहाड़ी तो तमिलनाडु के अंदर है। उसके बाद में जो सेकंड नाम आता है उसमें नाम आता है किसका, सेवराय पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी। और उसके बाद में नाम आता है यहां पर एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है वेलनगिरी पहाड़ी, वेलनगिरी पहाड़ी। एक बार आप हेडिंग डाल लीजिए, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित पहाड़ियां महेंद्रगिरी उड़ीसा के अंदर, विशाखापत्तनम, नल्ला मल्ला, पालकोंडा आंध्र प्रदेश में, पालनी, सेवराय, वेलनगिरी पहाड़ी कहां पर पड़ती है, तमिलनाडु के अंदर। आप क्वेश्चन ये आता है कि इन पहाड़ियों में से सर्वोच्च शिखर कौन सी पहाड़ी का है, तो आप याद रखिएगा विशाखापत्तनम। कहने का मतलब ये हुआ कि पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला जिसका सर्वोच्च शिखर कौन सी पहाड़ी है, तो याद रखिएगा विशाखापत्तनम पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई कितना है, 1680 मीटर जिसकी ऊंचाई है। पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर याद रखिएगा विशाखापत्तनम चोटी है जिसकी ऊंचाई 1680 मीटर है। पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला का दूसरा सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1501 मीटर जिसकी ऊंचाई है। अब आप ये देख रहे होंगे कि पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला ये बीच में से कटा हुआ है, ये बीच में से कटी हुई है। तो आप याद रखिएगा यहां से नदियां गुजरती है, और वो नदियां गुजरती है यहां से जो कहां पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। लगातार सदियों से नदियां इस तरह बह रही है, और नदियों के बहाव के बावजूद ही पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला का अत्यधिक मात्रा में क्षरण हो चुका है। और ये जो आप गैप देख रहे हैं ये नदियों ने ही गैप बनाए हैं। आज ये गैप है, ये बिल्कुल वहां की जो जमीन है उसके लेवल हो चुके हैं। तो याद रखिएगा, कोई चीज सोचने का विषय नहीं है कि गैप क्या है। तो आप याद रखिएगा ये गैप है, ये पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला के अंदर नदियों के द्वारा काटा गया क्षेत्र है। पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर विशाखापत्तनम चोटी आपने नोट कर लिया। उसके बाद में दूसरा महेंद्रगिरी है जो भी आपने नोट कर लिया, उसकी ऊंचाई वगैरह भी लिख लिया। लेकिन तमिलनाडु के अंदर ये पड़ती है सेवराय पहाड़ी, और ये तमिलनाडु के सलेम कस्बे के निकट पड़ती है। तमिलनाडु के कौन से कस्बे के निकट पड़ती है, सलेम कस्बे के निकट पड़ती है। ये पहाड़ी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। देखिए बाबा बुदन हिल स्टेशन पश्चिमी घाट में, लेकिन तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जिसका नाम है यारकोड हिल स्टेशन। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकोड हिल स्टेशन कौन सी पहाड़ियों के ऊपर स्थित है, सेवराय पहाड़ियों पर। एग्जाम में ये नहीं पूछता कौन सी पहाड़ी के ऊपर, ये नहीं पूछा है, लेकिन ये जरूर पूछा कि यारकोड हिल स्टेशन कहां पर है। रेलवे के एग्जाम में पूछा था यारकोड हिल स्टेशन जो है वो कहां पर पड़ता है, तो आप याद रखिएगा तमिलनाडु में। और आज के बाद आप ये भी याद रखेंगे कि कौन सी पहाड़ियों के ऊपर पड़ता है, सेवराय पहाड़ियों के ऊपर
पड़ता ही पड़ता है, याद रखें। ये तो थे भाई आपके पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला के कुछ पॉइंट थे। पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला जिसे पूर्वाद्री के नाम से भी जानते हैं, पूर्वाद्री के नाम से, जैसे दक्षिणी पश्चिमी घाट है इसको साद्री के नाम से, ऐसी पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला को पूर्वाद्री के नाम से जानते हैं। ये सभी पॉइंट क्लियर है। अब हम बढ़ते आगे की तरफ। आप यहां पर देख रहे हैं कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। यहां पर आप देख रहे हैं मिलन स्थल है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का, कहने का मतलब मीटिंग पॉइंट है। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सी पहाड़ियों के ऊपर है, तो आप याद रखिएगा नीलगिरी की पहाड़ियों के ऊपर, नीलगिरी पहाड़ियों के ऊपर। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन स्थल है वो नीलगिरी की पहाड़ियों के ऊपर है। नीलगिरी की पहाड़ी क्या एक स्टेट में फैली है? नहीं। क्या 2 स्टेट में फैली है? नहीं। क्या 3 स्टेट में फैली? हाँ, 3 स्टेट के अंदर फैली है। नीलगिरी की पहाड़ी 3 राज्यों के अंदर फैली है। कौन कौन से राज्य हैं? तो आप याद रखिएगा केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर। देखिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप याद रखें केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर ये फैली है। लेकिन इस नीलगिरी की पहाड़ियों के ऊपर एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है डोडा। एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है डोडा, और इन्हीं जनजाति के नाम पर नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर का नाम पड़ा है। नीलगिरी पहाड़ियों का जो सर्वोच्च शिखर है वो डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर जिसकी ऊंचाई है। ये डोडा बेटा, एक बार तो पूछ लिया जाता है कि नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर कौन सा? डोडा बेटा, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। दूसरा ये इंपोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की दूसरी हाईएस्ट चोटी है। सर्वोच्च चोटी नहीं है, दूसरी सर्वोच्च चोटी है। कौन सी? डोडा बेटा। कौन सी चोटी है? दूसरी सर्वोच्च चोटी है जो नीलगिरी की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। याद रखिएगा नीलगिरी पहाड़ियों के ऊपर जो है एक जनजाति निवास करती डोडा, उन्हीं के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम, इस पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर का नाम पड़ा है डोडा बेटा, जिसका ऊंचाई कितना है? 2637 जिसकी ऊंचाई है, जो साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंचा पहाड़ है। याद रखिएगा यह सर्वोच्च शिखर है। तो ये पॉइंट क्लियर है। मिलन स्थल नीलगिरी, नीलगिरी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ये डोडा बेटा है, नीलगिरी की पहाड़ियां तो 3 स्टेट में फैली है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में, लेकिन डोडा बेटा कहां पर पड़ता है? तो आप याद रखिएगा तमिलनाडु के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट, और उस तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है डोडा बेटा। याद रखिएगा तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सा पड़ता है? डोडा बेटा पड़ता है। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा। दक्षिण भारत की आपने दूसरी सर्वोच्च चोटी देखी। अब हम दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे, और बात करेंगे अन्नामलाई की पहाड़ियों की। नीलगिरी के दक्षिण में केरल और तमिलनाडु के अंदर, केरल और तमिलनाडु के अंदर एक पहाड़ी फैली है जिसका नाम है अन्नामलाई की पहाड़ियां। देखें अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई पहाड़ियां। पहला पॉइंट तो ये बनेगा जो अन्नामलाई पहाड़ी है वो कौन कौन से स्टेट में फैली है? तो याद रखिएगा केरल और तमिलनाडु के अंदर। कर्नाटक मत बना देना, कर्नाटक गलत हो जाएगा। केरल और तमिलनाडु के अंदर अन्नामलाई की पहाड़ियां फैली है। अन्नामलाई तमिल भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। लिखें अन्नामलाई तमिल भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक शब्द नाम आता है अनाई और एक नाम आता है मलाई। याद रखिएगा अनाई का अर्थ होता है हाथी और मलाई का अर्थ होता है पहाड़ी। याद रखेंगे चीजें। तो हम ये भी कह सकते हैं हाथी पहाड़ या हाथी पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं अन्नामलाई पहाड़ियों को, क्योंकि अन्नामलाई जो पहाड़ियां हैं वो तमिल भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनी है। तमिल भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनी है, जिसमें नाम आता है अनाई और मलाई। मलाई जिसका अर्थ होता है पहाड़ी और अनाई जिसका अर्थ होता है हाथी। तो हाथी पहाड़ या हाथी पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं किसको? अन्नामलाई पहाड़ियों को। अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं वो केरल और तमिलनाडु के अंदर है, और इस अन्नामलाई पहाड़ियों का जो सर्वोच्च शिखर है वो है अनाईमुदी। अनाईमुदी ये अन्नामलाई की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है, अनाईमुदी। और इस अनाईमुदी की जो ऊंचाई है वो कितना है? 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। डोडा बेटा जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर थी, जो दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी थी। लेकिन दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च चोटी है, हाईएस्ट पीक है,
वो अन्नाईमुदी है। और अन्नाईमुदी जो अन्नामलाई की पहाड़ियों पर है, अन्नामलाई की पहाड़ियां जो केरल और तमिलनाडु के अंदर फैली है। तो लास्ट दो क्वेश्चन नोट कर लीजिए। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुदी 2695 मीटर, और दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा है। ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला से संबंधित कुछ पॉइंट थे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और यदि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है तो सभी स्टडी ग्रुप हैं या जहां पर भी सोशल मीडिया पर आप जुड़े हुए हैं, सभी जगह इस वीडियो का लिंक शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लगातार अपना प्यार और मोहब्बत चंद्रराज सर के ऊपर इसी प्रकार से बनाए रखिएगा। थोड़ा सा हौसला आप अपना भी बढ़ाएं और आप हमारा भी बढ़ाएं। हौसला जब आदमी का चरम उत्कर्ष के ऊपर होता है तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। सबसे बड़ी चीज है हौसला। आपको हौसला, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए नौकरी का, और आप अवश्य ही जॉब लगेंगे यदि आप लगातार मेहनत करते हैं। तो याद रखिएगा, लगातार मेहनत करिएगा, मेहनत का फल अच्छा होता है और मेहनत का फल एक ना एक दिन मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।